कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ कैसे चल रही है? आई होप वो भी अच्छी ही चल रही होंगी और अच्छी चलनी भी तो चाहिए। वैसे एक बात कहूँ, स्कूल में जब भी किसी बोरिंग से सब्जेक्ट के बाद जब गेमिंग या आर्ट एक्टिविटीज़ का क्लास आता है, तब उस टाइम में कितनी खुशी मिलती है, वो तो आप सभी जानते होंगे। तो आज हम भी एक ऐसी एक्टिविटी के टॉपिक को समझने जा रहे हैं, जो कि है सेकेंडरी एक्टिविटी। तो शुरुआत करते हैं कि ये सेकेंडरी एक्टिविटी है क्या? व्हाट आर द सेकेंडरी एक्टिविटीज़? अब जैसा कि इससे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज समझ चुके हैं, जिसमें हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उसे यूज कर रहे होते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज में नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर वैल्यू ऐड करके उसे किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे हम किसी चीज को अपग्रेड करते हैं, ठीक वैसे ही इसमें लोगों का नॉर्मल काम इंक्लूड होता है, जैसे कपड़े बनाना, मशीन बनाना, कुकिंग करना, एक्सेट्रा। यानी कि आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना या प्रोडक्शन करना ये सेकेंडरी एक्टिविटीज का ही पार्ट होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस जितना ज्यादा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, उतनी ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ। जैसे आप देखें तो आज मोबाइल का मार्केट कितना बड़ा हो चुका है, और जैसा कि आपको पता भी होगा कि मोस्ट ऑफ मोबाइल फोन या तो जापान में बनते हैं या फिर चाइना में, जिसका कारण आज चीन की और जापान की इकोनॉमिकल कंडीशन आसमान छू रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में चीन और जापान का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका और रूस जैसे देश भी इन्हीं पर डिपेंडेंट है। तो इसे जरा डिटेल में समझने के लिए हम पहले बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। ये एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज स्केल पर किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है थ्रू मशीन्स या लेबर्स। इसमें रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। फिर इस फिनिश प्रोडक्ट को लोग यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े बनाना, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियां बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत कुछ आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैन्युफैक्चरिंग करना कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बेनिफिशियल भी, जिससे लोगों के यूज में होने वाले प्रोडक्ट्स हम अपनी कंट्री में ही क्रिएट कर सके। इसका डायरेक्ट फायदा यह है कि वो आइटम्स हमें सस्ते में मिलेंगे, और अगर हम उन्हें अपनी कंट्री के बाहर सेल करते हैं तो हमें और हमारी कंट्री को ज्यादा फायदा भी होगा। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्टूडेंट, अब मैन्युफैक्चरिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सबसे पहले आता है मास प्रोडक्शन, यानी ज्यादा क्वांटिटी में किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना, जिसमें स्टैंडर्ड प्रोसेस और मशीनरी यूज की जाती है। मास प्रोडक्शन का मेन फोकस होता है ज्यादा क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अफोर्ड कर सके, और कभी भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज मार्केट में ना हो। नंबर 2, स्पेशलाइजेशन। इस ऑप्शन में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी पर फोकस करती है, जैसा कि आप बहुत सी हैंडमेड आइटम्स और लग्जरी आइटम्स में देख सकते हैं। लेकिन इसे भी मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, विथ मशीन और विदाउट मशीन। फॉर एग्जाम्पल, किसी लग्जरी कार को बनाने के लिए स्पेशल मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह के आइटम्स की लिमिटेड क्वांटिटी या प्री ऑर्डर पे ही मैन्युफैक्चर होते हैं, और उनका सप्लाई भी कम रखा जाता है। वहीं हम अगर विदाउट मशीन की बात करें, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें सिर्फ हाथ से ही बनाया जा सकता है और उनकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम होती है। इस तरह के आइटम्स की टीम भी बहुत क्वालिफाइड और अपने काम में स्पेशलिस्ट होती है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, लग्जरी परफ्यूम्स जैसे गुची, अरमानी, एक्सेट्रा। इस तरह के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम होती है, ताकि लोगों में इसकी हाइप बनी रहे और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन रहे। नंबर 3, मैकेनाइजेशन। इसका मतलब न्यू मशीन या टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करना और उनसे ज्यादातर काम करवाना, जैसे एआई, जो कि ह्यूमन जैसा ही काम करता है। एक बार उसमें प्रोग्राम सेट कर देने के बाद एक से ज्यादा ह्यूमंस के काम सिर्फ एक मशीन ही कर देती है। ये प्रोसेस ज्यादा प्रोडक्टिव और एक्यूरेट होता है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में छोटे लेवल पर भले ही कॉस्ट ज्यादा हो, लेकिन बड़े लेवल पर इसकी कॉस्ट काफी कम हो जाती है। अब कोशिश हो रही है कि इस प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा फील्ड में लाया जाए, जहां रोबोट ही सारे काम करने लगेंगे, जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। स्पेशली एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग में एआई का यूज होना स्टार्ट हो गया है, जिससे वर्क इजी और परफेक्ट होता है। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी हर काम के लिए प्रॉपर टीम, फीडबैक, फॉलो अप। आसान भाषा में कहे तो हर लेवल पर चेकिंग। जैसा कि आपको आइडिया होगा ही कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। प्रॉपर टीम,
किसी टास्क या प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए एक पूरी टीम जिसमें हाईली क्वालिफाइड लोग रहते हैं जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, उन सभी के बीच कामों को डिवाइड किया जाता है। नंबर 2, हाई मशीनरी टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री में प्रॉपर मशीन्स होती है जो कि कोई भी वर्क प्रॉपर फिनिशिंग के साथ एग्जीक्यूट करती है। नंबर 3, ऐसी कंपनीज या इंडस्ट्रीज में कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सभी टेक्नोलॉजीज को भी अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 5, अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि सिटी, स्टेट या कंट्री के कुछ हिस्सों में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन होता है। कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, वही कुछ ऐसी भी प्लेसेस है जहां कुछ भी नहीं है। इन्हें आप इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल सिटीज के नाम से जानते हैं। वैसे तो इस तरह के शहर और एरियाज बहुत ही कम है, और मैप के हिसाब से देखा जाए तो दे कवर लेस दैन 10% ऑफ द वर्ल्ड लैंड। लेकिन इन जगहों पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इतनी हाई होती है कि जो आगे चलकर इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल हब बन जाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया हो, रशिया हो या जापान हो। ये वही नेशंस है जहां आज के टाइम में हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। इसका मतलब कि मैं और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाने वाली चीजें कहीं ज्यादा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। वो कौन से रीजनल फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये देश मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट का हब कहलाते हैं? जिसका सीधा सा जवाब है वहां पर अवेलेबल फैसिलिटीज। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ फैक्टर्स एंड फैसिलिटीज जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल लोकेशन को इम्पैक्ट करते हैं। जिसमें नंबर 1 पर आता है एक्सेस टू मार्केट। वैसे हम सभी मार्केट जानते हैं, मार्केट मीन्स जहां गुड्स के डिमांड हो और लोगों के पास परचेसिंग पावर। लेकिन मार्केट तो हमारे आपके घर के पास भी होते हैं, जैसे सब्जी मंडी, कपड़ों की शॉप्स, खाने की शॉप्स और भी बहुत कुछ। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ बड़े मार्केट्स की, जहाँ सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है या होता है, जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम गुजरात को टेक्सटाइल हब बोलते हैं, जहाँ लार्ज रेंज में क्लोथ प्रोड्यूस किया जाता है। सिमिलरली कोलकाता के अंदर जूट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेस। कुछ इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में प्रोडक्शन करती है। सिमिलरली आप एशिया के साउथ और ईस्ट में देखें तो आपको काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर यानी एक्सेस टू रॉ मटेरियल की बात करें तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी आइटम को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत तो होती ही है। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है वो कुछ कंडीशंस में डायरेक्ट यूज होता है, यानी उससे फाइनल प्रोडक्ट तो तैयार किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में उन्हें फाइनल या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए पहले रॉ मटेरियल को भी तैयार किया जाता है, जिन्हें या तो बाहर से खरीदा जाता है या फिर पहले तैयार किया जाता है। इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट को चीपेस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए इजी, बल्कि और वेट लूजिंग रॉ मटेरियल के सोर्स फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए उनके पास बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वो अपने सोर्सेज के पास ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, बिकॉज इनका मटेरियल काफी बल्कि है और हम जब उसे दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं तब वो ज्यादा कॉस्ट एड ऑन कर देता है। जैसे जूट को अगर 24 आवर्स के अंदर इंडस्ट्री में नहीं ले जाया गया तो वो खराब हो जाता है। ऐसे में उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो अपने सोर्स के पास ही फैक्ट्री प्लेस करे। अब अगला फैक्टर है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। हालांकि आज टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज में मशीनें लेबर्स की पोजीशन नहीं ले पाई है। आज भी बहुत से कामों में लेबर की नीड होती है, और ऐसी कंडीशन में यूजुअली इंडस्ट्रीज ऐसे ही एरिया में लगाई जाती है जहां लेबर चीप रेट्स में अवेलेबल हो जाए। लेकिन आज के समय में देखा गया है कि जहां इंडस्ट्रीज प्लेस होती है वहां धीरे धीरे लेबर अवेलेबल होनी शुरू ही हो जाती है, क्योंकि ये बात तो हमने डेवलपमेंट वाले टॉपिक में ही समझ ली थी। लेकिन इस सब के साथ एक बहुत जरूरी टॉपिक और आता है जिसके बिना लेबर हो या मशीन, दोनों का काम करना मुश्किल है, और वो है एक्सेस टू एनर्जी सोर्स। एनर्जी की बात करें तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां एनर्जी की जरूरत ना हो। देखा जाए तो हर इंडस्ट्री में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती है जहां स्पेशल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी की जगह कोल, सम काइंड ऑफ स्पेशल गैस और केमिकल। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जहां एल्यूमिनियम को यूज करने से पहले पिघलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। वैसे पहले कोल जो था वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था, बट अब काफी नए प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर पावर और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम भी हम यूज करने लगे हैं। इस तरह से इंडस्ट्रियल लोकेशन डिफर करती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। वैसे तो एग्लोमरेशन का सिंपल मीनिंग है लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई इंडस्ट्री ट्रक्स बनाती है तो वो खुद को किसी ऐसे प्लेस में एस्टैब्लिश करेगी जहां पास में ही स्टील इंडस्ट्री हो,
जिसकी हेल्प से ट्रक्स बनाने में जो स्टील लगता है वो वहां से आसानी से और कम खर्चे पर ले सके। ऐसे ही बाकी इंडस्ट्रीज भी यही सोचेंगे और चाहेंगे कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाए, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सबसे बड़ा पार्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट को इफेक्ट करता है वो है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से कई बार कंपनीज को स्टेट ड्यूटी और डैमेज जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और यही सबसे बड़ा रीजन भी होता है। वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्रीज भी अलग अलग तरह की होती है, जिसके लिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को समझते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की। सबसे पहले समझते हैं फूट लूज इंडस्ट्रीज को। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, और अगर आप इसके नाम पर जरा सा ध्यान देंगे तो इसका मीनिंग भी इसके नाम से निकल आएगा। फूट लूज इंडस्ट्री का मतलब यह है कि ऐसी इंडस्ट्री जिसकी कोई फिक्स प्लेस या लोकेशन नहीं होती। आपके याद रखने के लिए कहूँ तो ऐसी इंडस्ट्री जिसके फूट लूज होते हैं। आपने अक्सर अपने पेरेंट्स से तो सुना ही होगा कि इसके पैर बहुत ढीले हैं, एक जगह टिकते ही नहीं। तो कुछ ऐसा ही हाल इन इंडस्ट्रीज का भी होता है। ये कहीं भी लगाई जा सकती है। ऐसी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है, इसीलिए इनका प्रोडक्शन कम रहता है और इनका लेबर वर्कफोर्स भी कम रहता है। प्रोडक्शन कम होने के कारण इनसे ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता। रोड की एक्सेसिबिलिटी रहती है ताकि प्रोडक्ट इंडस्ट्री से मेन मार्केट तक आसानी से रीच कर पाए। और इस तरह की कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी से ज्यादा अपने कस्टमर्स की रीच पर कॉन्सेंट्रेट करती है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वॉच इंडस्ट्री। इसके रिलेटेड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसका आंसर अब आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो स्टूडेंट, कुछ इंडस्ट्रीज साइज बेस्ड भी होती है, जिसमें 3 तरह की इंडस्ट्रीज आती है। एक आती है हाउस होल्ड इंडस्ट्री, दूसरी आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और फिर लास्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले समझते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो बेसिकली इसे कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये सबसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है और ये यूजुअली आर्टिसन लोकल रॉ मटेरियल को ही यूज करती है कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फूड स्टफ हो गया, आचार या पापड़ हो गया, सिलाई कढ़ाई का काम, या फिर मैट्स बनाने का या फर्नीचर बनाने का काम एक्सेट्रा। इसलिए इनमें सिंपल टूल यूज होते हैं। एज सच कोई बिग मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाउस होल्ड नाम से ही समझ में आता है कि यूजुअली फैमिली मेंबर्स ही काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिनिश प्रोडक्ट्स मे बी यूज फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन या फिर बार्टर के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट में ही जाकर आइटम सेल किए जा रहे हो। तो ये थी हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो जैसा नाम वैसा काम। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को। इन इंडस्ट्रीज के केस में ये काम घर में नहीं हो सकता है। घर के बाहर थोड़ा बहुत सेटअप करके ये काम करना पड़ता है। इसमें भी लोकल और लो लेवल का मटेरियल यूज करते हैं और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए नॉर्मल मशीन्स की जरूरत होती है, जिसके लिए सेमी स्किल्ड लेबर की नीड रहती है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलता है और परचेसिंग पावर भी इंक्रीज होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे कांच के बर्तन या शो पीस आइटम्स, बैडमिंटन बनाना, लोकल स्पीकर्स बनाना, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसके नाम से ही समझ में आता है लार्ज मतलब कि बड़ा, और ये बड़ी मार्केट को कैप्चर करता है, जिसमें लार्ज प्रोडक्शन और लार्ज स्केल भी रहती है। ऐसे टाइप की इंडस्ट्रीज को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और टैलेंट के अकॉर्डिंग, जिसे असेंबली लाइन प्रोडक्शन कहते हैं। इसके लिए कैपिटल यानी पैसा भी ज्यादा लगता है, और इतना सब मैनेज करने के लिए इसमें टेक्नोलॉजीज भी एडवांस चाहिए होती है, और मैनेजिंग स्टाफ भी वेल डिसिप्लिन चाहिए होता है। और अगर हम और डीपली से जाने की कोशिश करें तो ये 2 तरह से क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। जैसे एक है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और दूसरी है हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। तो एक एक करके आइए इन्हें भी समझ ही लेते हैं। पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की। अब कुछ कंट्रीज की बात करें जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वैसे यहाँ सेटअप, स्पेस, वर्कफोर्स सब प्रॉपर मैनर में होता है, बट टेक्नोलॉजीज एंड मशीन हाईटेक ना होने के कारण ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। इसलिए ऐसी इंडस्ट्रीज को ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स में काउंट किया जाता है। अब दूसरा नंबर आता है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स का। आज के टाइम में इस तरह के इंडस्ट्रीज हमें आसानी से डेवलप कंट्रीज में देखने को मिल जाती है, और देखें तो बस इतना ही अंतर होता है कि ये बहुत ज्यादा हाईटेक कंपनीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मोस्ट ऑफ आईटी डिपार्टमेंट्स इसके अंडर आते हैं, और आईटी इंडस्ट्रीज भी। अब इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आए, जो कि 2018 और 2019 में आया भी था, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसका जवाब अब आपको पता ही है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स एंड इनपुट। बेसिकली इसमें हमारी वो कंपनीज आती है जो कि डायरेक्टली अपने रॉ मटेरियल पर बेस्ड होती है
और ऐसे इंडस्ट्रीज में हमारी सबसे पहले आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर वो प्रोडक्शन हाउसेज जो डायरेक्ट नेचर से रॉ मटेरियल लेकर फिनिश प्रोडक्ट को बनाते हैं। मींस इनके रॉ मटेरियल को डायरेक्टली फार्म से लाया जाता है और उनको कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, स्पाइसेस एंड ऑयल फैट्स एंड टेक्सटाइल्स, बेवरेजेस, फ्रूट जूसेस। अब इसके बाद आता है एग्रो बिजनेस और एग्रो फैक्ट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्लीज इसे जरा ध्यान से समझिएगा, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, लेकिन ये है एग्रो बिजनेस। तो इसमें आता है फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। कमर्शियल फार्मिंग होती है जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पर ही की जाती है। अब यूजुअली क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल आता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट या प्लेसेस से आता है। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, इसमें इंडस्ट्रीज बहुत सारी ऐसी लैंड खरीद लेती है या लीज पर ले लेती है और फिर वो प्रॉपर स्ट्रक्चर, लेबर के थ्रू गुड फर्टिलाइजर्स को यूज करके क्रॉप्स ग्रो करती है और फिर उन्हें खुद मैन्युफैक्चर भी करती है। तो हो क्या रहा है कि ये प्राइमरी एक्टिविटी वाला काम भी ये खुद ही कर रहे हैं और सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाला वर्क भी खुद ही कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें टी प्लांटेशन का बिजनेस एक सीधा और सिंपल एग्जाम्पल है। तो आइए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। अब तक आपने समझा कि कैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। तो वैसे ही नेक्स्ट चलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज में मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। इसमें से कुछ इंडस्ट्रीज जैसे फेरस इंडस्ट्री होती है जो कि आयरन को यूज करती है और कुछ नॉन फेरस इंडस्ट्री होती है जो आयरन को यूज नहीं करती है। मींस अदर देन आयरन वो दूसरे मिनरल्स को यूज करती है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज। और कुछ इंडस्ट्रीज नॉन मेटालिक मिनरल्स की भी होती है। ये एक बेसिक सा डिवीजन है, इससे ज्यादा इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। सो क्वेश्चन के साथ चलते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। इसका आंसर अब आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। स्टूडेंट, इस इंडस्ट्री को केमिकल इंडस्ट्री भी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी दवाइयां बनती है। इसके अलावा सॉल्ट, सल्फर या पोटेशियम इंडस्ट्री भी नेचुरल मिनरल्स को यूज कर रही होती है, जैसे सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ये सब इन्हीं टाइप की इंडस्ट्रीज में आती है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स में सोप, शैम्पू जैसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यानी कि 4th नंबर पे आता है फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। जैसे मार्केट में मिलने वाले फर्नीचर्स में जो वुड यूज होता है वो टिम्बर फॉरेस्ट से आता है। उसके साथ साथ ग्रास जो पेपर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉरेस्ट से आती है। फॉरेस्ट के हेल्प से ही ऐसे इंडस्ट्रीज मार्केट में सस्टेन कर पाती है, इसीलिए इन्हें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। उसके बाद आती है बारी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। डेली लाइफ में लेदर आइटम्स है, जैसे बेल्ट, शूज, एक्सपेंसिव बैग्स। ये सब आइटम्स एनिमल स्किन से बनते हैं। इन इंडस्ट्रीज में ये सभी आइटम्स एनिमल्स को हार्म करके बनाए जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी और बहुत से आइटम्स हैं जिन्हें इन इंडस्ट्रीज में ऐड किया जाता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, वुल या एनिमल डंग जो कि गत्ता बनाने के काम आता है। ये सब वो आइटम्स है जो कि एनिमल्स को बिना हार्म करके तैयार किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपस में इंटरकनेक्टेड है, जिसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। वो है इंडस्ट्रीज बेस्ड आउटपुट और प्रोडक्ट। इसके बेसिस पे हमारे सामने 2 इंडस्ट्रीज आती है, एक है बेसिक इंडस्ट्री और दूसरी है कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक इंडस्ट्री को। ये वो इंडस्ट्री है जिनके प्रोडक्ट्स को दूसरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल हेवी मशीनरी इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारी बेसिक इंडस्ट्री है। वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिनके गुड्स या प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स, पेपर, पेन, फोन्स एक्सेट्रा, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम डेली यूज करते हो। हम हमारे अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, मतलब इंडस्ट्रीज के ओनरशिप बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन। अब इसमें 3 सेक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है पब्लिक सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्टर को गवर्नमेंट ओन और मैनेज दोनों करती है, जैसे पेट्रोलियम। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं जिसे PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। यानी इन इंडस्ट्रीज को कोई इंडिविजुअल ओन नहीं करता। सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं उनको गवर्नमेंट ओन करती है। एग्जाम्पल रशिया, चाइना। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। ये जो सेक्टर है वो कोई भी इन्वेस्टर या बिजनेसमैन ओन कर सकता है और इसे मैनेज और मेंटेन भी वही इंडिविजुअल करते हैं। जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है वहाँ इंडस्ट्रीज वो होती है जो प्राइवेटली ओन रहती है। एग्जाम्पल टाटा ग्रुप, भारती एयरटेल एक्सेट्रा।
इसके बाद लास्ट आता है जॉइंट सेक्टर, जिसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों हैंडल करती है। मींस दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर साथ मिलकर ऐसी इंडस्ट्रीज को मैनेज करते हैं। जैसे इंडिया में मारुति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन ऑयल लिमिटेड जॉइंट यानी एक साथ मिलकर कंपनी चलाते हैं। आइए अब इसके बाद हम समझते हैं ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन को। बेसिकली इंडस्ट्रियल रीजन बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे, अभी भी है, बट पहले जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये कोल फील्ड के आसपास लोकेट की जाती थी। उनकी जो एक्टिविटीज थी वो मेटल स्मेल्टिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन और केमिकल मैन्युफैक्चर जैसी थी। इन्हें स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, बिकॉज इनके ट्रेडिशनल होने के कारण यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी और पोल्यूशन बहुत ज्यादा करती थी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई होता था, क्योंकि तब हाईटेक मशीन्स नहीं होती थी तो मैन पावर ज्यादा लगती थी। लेकिन आज के समय में हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो वहाँ बहुत दूर दूर से लोग काम करने के लिए आते हैं। इस वजह से रहने और खाने में वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक घर जहाँ 6 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ 10 लोग रहते हैं। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ बहुत सारा पोल्यूशन भी होगा, बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। कभी कभी लोग ज्यादा आ जाने के कारण वहाँ लोगों को काम नहीं मिल पाता। इसमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जो है रूअर कोल फील्ड जर्मनी। ये जो फील्ड था काफी समय तक वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन था यूरोप के अंदर। इसमें से सबसे ज्यादा कोल और स्टील निकलता था और इसको यहाँ से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता था। उन्होंने वो माइन से इतना आयन निकाला था जिसके चलते वो माइन ऑलमोस्ट खत्म हो गई। उसके बाद भी इंडस्ट्री अच्छी तरह चल रही थी, बट एक टाइम बाद वो बंद हो गई। जर्मनी का 80% स्टील प्रोडक्शन इसी माइन से होता था। तो वहां पर हमें न्यू रूरल लैंडस्केप देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारे चेंजेस आ गए बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा। अब जो हमें न्यू रूअर देखने को मिलता है उसमें कोल और स्टील का प्रोडक्शन कम रखते हुए बाकी न्यू इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल प्लांट्स और यूनिवर्सिटीज फॉर्म की गई है। शॉपिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। स्टूडेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। हाउ द न्यू रूअर लैंडस्केप इमर्ज्ड एंड मेंशन एनी 2 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द रूअर इंडस्ट्रियल रीजन। तो आपने अब इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, इसलिए आप अच्छे से इसका आंसर भी दे पाएंगे। और अब चलिए हम अपने अगले इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। स्टूडेंट, ये लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। इसके एम्प्लॉयज जो होते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोबोटिक्स हो गया, कंप्यूटर डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इस तरह के इंडस्ट्रीज में ह्यूमन फोर्स बहुत कम हो जाता है और उनकी जगह पर सारे रोबोट सारा काम संभालते हैं। इन इंडस्ट्रीज में अच्छी फैसिलिटीज होती है, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होता है, जैसे गूगल का हेड ऑफिस जिसमें सारी फैसिलिटीज है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके ऑफिसेस काफी अच्छे हैं। एक ही रूफ के अंदर सारा कुछ आ जाता है, जैसे कि लैब्स होती है, गार्डन्स होते हैं, डाइनिंग एरिया और कैंटीन भी। अब नेक्स्ट आती है मोस्ट नोन इंडस्ट्री, जो कि है कोल एंड आयरन इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिनका प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर, वो हमारी बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है, यानी कि जिससे बाकी की मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज चलती है। ये हेवी एंड बल्कि इंडस्ट्रीज में आती है बिकॉज ये काफी हेवी मटेरियल यूज करती है और ये दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करती है, इसलिए दोनों ही इनपुट और आउटपुट इस इंडस्ट्री का हेवी होता है। आइए इनका प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले माइन से हम लोग आयरन ओर निकालते हैं। इसको इंडस्ट्रीज में लाने के बाद आयरन ओर को आयरन से अलग करते हैं, जिसके बाद उसको फर्नेस यानी कि आग की भट्टी के अंदर डाल देते हैं। उसके साथ साथ उसमें कार्बन और लाइमस्टोन भी डाले जाते हैं। गर्म भट्टी में जल्द ही तीनों मेल्ट हो जाते हैं, जिसके बाद उनको वापस से फ्रीज किया जाता है। एक बार अच्छे से जम जाने के बाद जो आयरन फॉर्म हमें मिलता है उसे हम शीट में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ ही उसे स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें मैग्नीज ऐड करते हैं ताकि वो मजबूत बन सके। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने की। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम इनके आइडियल लोकेशन को समझते हैं, यानी इन्हें कहाँ बनाना सही रहता है। क्योंकि ये एक भारी मेटल होते हैं, इसलिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल और महंगा होता है। इसलिए इनके आइडियल लोकेशन क्लोज टू सोर्स यानी कि कोल, मैग्नीज, लाइमस्टोन की माइंस के पास रखी जाती है ताकि उन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। लेकिन इसके अलावा इनकी एक और छोटी इंडस्ट्री भी होती है सेम कैटेगरी में, जिसे हम मिनी स्टील मिल्स कहते हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम कम यानी स्मॉल प्रोडक्शन करने वाली मिल्स के कॉलम में रखते हैं, जहां स्क्रैप मटेरियल को एज अ इनपुट यूज किया जाता है, जिसे इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इन मिल्स का मेजर फैक्टर होता है मार्केट, ताकि मार्केट में स्टील आसानी से सेल किया जा सके और इजीली ट्रांसपोर्ट भी हो सके। ये लार्ज प्लांट्स के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं।
इसके बाद इस प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एशिया में भी इसके सेंटर्स अवेलेबल है, जिसमें मेनली जमशेदपुर में है, जो हमारे रतन टाटा सर के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर जो हमारी स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है वो हमें एडवांस कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में मैक्सिमम हमें ये देखने को मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स एशिया के जैसे नागासाकी एंड टोक्यो, योकोहामा इन जापान, वुहान इन चाइना, इंडिया में भिलाई, सालेम, विशाखापट्टनम एक्सेट्रा। अब ये टॉपिक भी हमारा यही खत्म होता है। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब बात करेंगे, जो कि है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा बनता है जो कि कॉटन से बनता है। इसमें बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला है हैंडलूम सेक्टर। हैंडलूम का जो काम होता है वो हाथ से होता है, इसलिए वो लेबर इंटेंसिव है। इसमें काम करने वाले जो वर्कर्स है वो एटलीस्ट सेमी स्किल्ड है, और ये सेक्टर में काफी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसमें यूजुअली स्पिनिंग होता है, वीविंग होता है एंड फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक होती है। सेकेंड सेक्टर है पावर लूम सेक्टर। यहाँ पर हमें मशीन्स का यूज ज्यादा देखने को मिलता है, और उसी रीजन से इसमें लेबर कम रहते हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर टू हैंडलूम सेक्टर इंक्रीज हो जाता है। थर्ड एंड लास्ट जो है वो है मिल सेक्टर। इसमें सबसे ज्यादा कैपिटल लगता है, क्योंकि फाइन क्लोथ ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, और क्योंकि ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, इसलिए इसमें मिल सेक्टर में कॉटन की क्वालिटी में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये थे कुछ सेक्टर्स कॉटन इंडस्ट्रीज के। अब अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें तो सबसे ज्यादा रॉ कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया, चाइना, यूएसए, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान में होता है। ये ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड का यहीं पर होता है। कुछ कंट्रीज है जो यार्न को इंपोर्ट करती है इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग देम इन देयर ओन नेशन। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, यूके, जापान भी कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते हैं। यार्न का मतलब जो कॉटन को प्रोसेस करके स्मॉल थ्रेड्स बनाए जाते हैं उसे कहते हैं। नाउडेज जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है वो कंपटीशन फेस कर रही है विद सिंथेटिक फाइबर्स, लेकिन बिजनेस में कंपटीशन तो हमेशा ही चलता रहता है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।